तो हेलो आरएमएस फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। और ये अपना सेकंड पार्ट है फर्स्ट चैप्टर का। एज यू नो, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा यानी पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगा और इसकी प्लेलिस्ट की भी लिंक डाल दूँगा, जिससे आप और चीज़ें उसमें देख पाएँ। और सेकेंड चीज़ जो है, अपन ने जो कल चीज़ें बताई थी उसमें से नियर अबाउट एक का भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। उसका कारण मैं जानता हूँ क्यों नहीं आया है, क्योंकि लेट मी शो यू एग्जांपल कि क्या चीज़ें हैं। देखिए, अभी कैसा है कि जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ कि आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, ये है अपना त्रैमासिक एग्जाम जो कि निकल चुका है। ठीक है, अभी आएगा अर्धवार्षिक। ठीक है, जैसे ही अर्धवार्षिक आएगा ना, सभी बच्चे ढूंढेंगे यूट्यूब पर पेपर। इफ़ एनी केस वो पेपर अगर 100 रुपीज़ का भी है तो उसको लोग परचेज करेंगे, जो कि आपको 259 में 249 में आपको फ्री में मिल जाएगा इन केस। और वो वन टाइम के लिए रहेगा, वो आपको पूरे साल के लिए देगा। ठीक है, या फिर आप 10 का पीडीएफ पेज, पीडीएफ भी लोगों को अभी इंस्टेंट नीड नहीं है, नीड उसकी भी आएगी। कब आएगी? जब पेपर आएंगे तब। मेरे पास कमेंट्स डले हुए हैं, वो पेपर के ही कमेंट्स हैं कि भैया जी पीडीएफ दे दो ये। तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि आप उस टाइम पे ना भागा दौड़ी करें तो बेटर रहेगा और जल्दी आपका काम हो जाएगा। मेरा आपसे यही सजेशन है, ठीक है ना? तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड ये अपना पार्ट 2 है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं अभी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कैसे क्या सीन है। पार्ट 2 में वही अपन जो पहले से पैटर्न चला आ रहा है अपना। और ट्रस्ट भी गाइज, अब इस बार जो है चीज़ें आप सॉर्ट आउट रहेगी और इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये अपना पार्ट 2 है, और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ एंड चैनल व्हाट्सएप का दोनों का लिंक मिल जाएगा। और तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो एक बार और मैं लास्ट में बता दूंगा, अगर आपको समझ नहीं आता है पेमेंट कैसे क्या करना है तो उसका आप मेरे से कमेंट में बोल सकते हैं, तो मैं इसका भी एक आपको वीडियो बना के देख लूँगा। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, कम से कम एक या दो लोग तो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोगों को करना चाहिए था। ठीक है, एंड नथिंग टू वरी, एज योर विश। आपसे बेटर एक्सपेक्ट किए थे हम। ठीक है, तो चलिए जो भी है पार्ट 2 शुरू करते हैं अपना, क्योंकि एज यू नो हमने कहा था कि इस फर्स्ट पार्ट में ही अपना ज़्यादा इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, चलिए अभी जो है अपना, ये है अपना पार्ट 2 है, कायदा है। यह है अपना पार्ट 1 का प्रारंभिक अध्ययन, यानी इसे प्रिलिमिनरी स्टडीज बोलते हैं। तो ये अपन लघु उत्तरीय तक पहले पढ़ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। ठीक है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं। अभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अपने रहे हैं, उनको अपन कवर करेंगे। एंड सेकंड जो वीडियो है आपकी मॉर्निंग में मे भी आ सकती है, जो कि आपकी फसल उत्पादन की रहेगी। अगर आप 12th क्लास के लिए ढूंढ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या कोई जो भी है, तो लेट मी नो ऑन द कमेंट्स। आई विल मेक अ पार्ट ऑफ 12th क्लास 12th। मैं 12th के लिए आपको बना दूंगा वीडियोज़, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर 12th वाला कोई बंदा देख रहा है तो। ठीक है, कि भैया जी 12th के लिए वीडियोज़ बनाइए। नहीं तो अगले साल से स्टार्ट कर लें तो 12th को, या फिर नहीं भी अगर आता है कमेंट्स तो बनाइए बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के। लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे। प्रश्न नंबर 1 है अपना। प्रश्न नंबर 1 कहता है हमारा, कृत्रिम गर्भाधान के महत्व को लिखना है। ठीक है ना, इन संस्थानों में बिना शल्य नॉन सर्जिकल विधि के भ्रूण स्थानांतरण की सुविधा है। ठीक है ना, मतलब कि बिना सर्जिकल जो है ऑपरेशन के अपना जो है स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है ना, स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, विधि से भैंसों में सफलतापूर्वक भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा उत्तम बछड़े प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि उच्च अंडोत्तरण सुपरवॉल्यूशन के लिए एफएसएच, पीएमएसजी, जीएनआरएच एवं प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा आदि हार्मोनों का प्रयोग किया गया तथा सफल परिणाम सामने आए। इस प्रकार उच्च उत्पादन वाली गायों का विकास प्रमाणित नस्ल के सांडों से प्राप्त बीज तथा भ्रूण स्थानांतरण विधि का प्रयोग करके, अभी इतना हो गया, इतना समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो सांडे होते हैं उत्तम किस्म के, उनका वीर्य प्राप्त किया जाता है। देन जो है तकनीक के थ्रू, जिसे आप ब्यात बोलते हो, मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको, जो है गाय में इंसर्ट कराया जाता है। अगर आपने वो देखिए, वो क्या बोलते हैं मूवी एक करके है हैप्पी, हाँ, गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ करके एक मूवी है, अगर आपने वो देखी होगी तो वो सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना, कि पशुओं पे होता है, वो इंसानों पे हुआ था। ठीक है, देन इसके बाद संभव हुआ, इस प्रकार उत्तम नस्ल की मादाओं का प्रयोग कर अनुवांशिक उन्नति यानी जेनेटिक प्रोग्रेस को कई गुना बढ़ाने की क्षमता संभव हो सके। मतलब जो है कि
जो इससे क्या है, प्रोग्रेस मादाओं का प्रयोग कर अनुवांशिक उन्नति, मतलब फिर उन्नति यूं, ठीक है ना। ये अपना एक ग्राफ टाइप समझ आ रहा है, उससे की उन्नति और ऊपर हो गई है ना। ठीक है, अब इसके बाद में केंद्रित ग्राम योजना से आप क्या समझते हैं? तो केंद्रित ग्राम योजना, एक मैं चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ इसमें। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये मोस्ट प्रॉब्ली बुक में मिलेगी, हालांकि इनके उत्तर जो है मोस्ट प्रॉब्ली आपको कोई सी में भी सिमिलर नहीं रहेंगी, कोई सी बुक में मिल सकते हैं। बट ये जो आंसर और क्वेश्चन दिख रहे हैं ये मिक्स है, मतलब कि सिविल आपकी नब बोर्ड परीक्षा वो सभी से जो है मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं, और जो बेस्ट आंसर हो सकता था वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ, आपको बेस्ट वैल्यू दी जा रही है। और 11th वालों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप कोचिंग कोई सी ज्वाइन मत करो। अगर आप गवर्नमेंट टीचर जहाँ पे आप पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप ये सोच रहे हैं कि उनके यहाँ चले जाएँ, 11th पास हो जाएगी फिर 12th में क्या करोगे, तो मे बी जो अपने आई थिंक एग्रीकल्चर लिया है तो फ्यूचर क्या है, ठीक है, PAT करके एक एग्ज़ाम होता है, अगर उसके लिए आप सीरियस हैं तो आपसे रिकमेंडेशन यही है कि आप कीजिए अच्छे से तैयारी। और क्योंकि ये इस लेवल पे आपको टीचर नहीं बताएंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि टीचर आज क्या करेगा, आपकी कोई सी गाइड पढ़ेगा जो बेटर पकड़ेगा, जो बेटर होगी उसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे, और क्योंकि मैंने पढ़ रखा है वही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और मे बी सभी जगह एक सा ही हाल रहता है, तो वही चीज़ है, ठीक है ना। अभी सेकंड क्वेश्चन है अपना, केंद्रित ग्राम योजना से आप क्या समझते हो? तो केंद्रित ग्राम योजना व केंद्रित ग्राम खंडों के कार्य यानी की विलेज स्कीम एंड वर्क्स ऑफ की विलेज ब्लॉक्स। देखिए, अब इसमें क्या होता था, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत सन 1948 में पशुधन की वंश उन्नति के लिए केंद्रित ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। अब इसका पर्पस समझते हैं कि ये एक विकल्प या सही कोटि भी कह सकते हैं, सही विकल्प में कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस उद्देश्य के कारण प्रारंभ की गई थी, तो पशुधन की वंश उन्नति के लिए, ठीक है ना, पशुधन की वंश उन्नति के लिए। तो अगर आपको थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड रखना है तो ऐसा नहीं है कि जो होती है उसी में से आ जाएगा, बट अगर आप पूरा पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझोगे, जो कि मैं बहुत बेटर जो वे हो सकता है मैं उससे समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा आपको, ठीक है। अभी ये हो गया, अभी ये है कि देखिए प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें क्या 1948 में जो क्या हुआ कि पशुधन की वंश उन्नति, मतलब कि जैसे क्या होता है कि वंश उन्नति मतलब इंसानों में क्या बच्चे पैदा करना कहते हैं, तो वही जो एक वंश से आगे ले जाएगा वही सेम है, तो वही उन्नति के लिए यहाँ पर प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। देश के विभिन्न भागों में केंद्रित ग्राम केंद्र खोले गए, मतलब बहुत से भागों में खोले गए थे। प्रत्येक केंद्रित ग्राम केंद्र पर 6 गो सांड तथा 2 भैंसा सांड रखे गए, मतलब प्रत्येक जो केंद्रित ग्राम केंद्र था वहाँ पे 6 जो है गौ सांड और जो भैंसा सांड ये पड़ा बोलते हैं, पड़ा हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आई डोंट नो क्या बोलते हैं आपके इधर, और जो है इसको क्या बछड़ा बोल सकते हैं, मतलब बच्चा छोटा होता है इसको बच्चा बोलते हैं इसको, है ना, जो रहता है। तो आई डोंट नो आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, बट मेरे जो इधर रहता है मैंने वो बताया आपको, ठीक है। देन अब हमारा आता है कि यहाँ पे एक मिनट इससे साफ करिए कि आगे अपने को समझना रहेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या सीन है कि रखे गए तथा प्रजनन के लिए केवल इन्हीं सांडों से गायों का मिलान कराया जाता था। ऑब्वियस बात है, जब इनकी इतनी रखरखाव करी जा रही है तो एक बेटर क्वालिटी के ये सांड और भैंसा होंगे, तभी इनकी ये सीन रहा है। और उन्नतशील सांडों को बदिया कराया जाता था। बदिया मतलब क्या होता है, ये लोकल लैंग्वेज होंगे वो अधिकतर यूज़ करते हैं बदिया, जो कि एक चढ़ाने के लिए रहता है, बट बदिया का मतलब होता है कि उसको फिर वो मतलब प्रजनन के लायक नहीं रहता, मतलब वो फिर बछड़ा पैदा जो भी नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता था इसका मैं रीज़न को बताता हूँ। जैसे अभी क्या है पोलियो में क्योंकि अगर गलती से भी गाय और सांड का मिलान हो गया तो वो फिर प्रजनन मतलब कि प्रेग्नेंट हो जाएगी और फिर वो गलत नस्ल जो है तो उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मोस्ट ऑफ दी रीजन में से एक रीजन ये है, ठीक है ना। प्रत्येक 4 ग्राम केंद्रों पर एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर खोला गया, मतलब कृत्रिम जो गर्भाधान जो मैंने बताया था इंसर्ट करना। एंड एक केंद्रित ग्राम केंद्र के अधीन कई गाँव होते थे, मतलब यहाँ पे ये गाँव हो गया, एक ये गाँव हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 हो गए। ये सेंटर पे अपने क्या रख दिया, केंद्र रख दिया, यहाँ पर कई अधीन हुए। देन इसके बाद सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ी सी सर्दी हो गई, अक्टूबर का महीना है और यहाँ पर बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं, उनमें से एक मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में प्रत्येक ग्राम केंद्र के अधीन कई केंद्रित ग्राम इकाइयाँ रहती हैं। बाद में बहुत से केंद्रित ग्राम खंडों की स्थापना की गई, मतलब पहले तो ऐसा ही चलता रहा। क्योंकि इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसे समझते हैं, एक कल्लू पान वाला है, ठीक है, उसने क्या किया, एक सेंटर में ये गाँव ये सबको जोड़ता है। इसने यहाँ पर क्या खोली, एक टपरी खोली, चाय पान सुपारी गुटखा सब कुछ रखने लगा।
इसने इस पर्पज से कि हाँ यहाँ पर तो लोग आ ही जाएंगे क्योंकि चारों लोग से कनेक्टेड है। अब इसको लगा कि भैया चारों लोग ये सभी लोग आ रहे हैं बट वो लोग नहीं आ पा रहे हैं जो मतलब जिनके पास साधन नहीं है या फिर जो चल नहीं मतलब जो आ नहीं सकते, सम रीजन कोई सा भी रीजन हो सकता। तो उसने क्या किया, सभी गाँव में अपनी एक एक पान की टपरी बंदे रख के खुलवा दी। तो वही सेम सीन है जब चलने लगा काम एज ये अपन स्टार्टअप फाउंडर्स या फिर उनमें भी समझ सकते हैं जो फ्रेंचाइजीज एक वर्ड लेकर चलता है फ्रेंचाइज, तो उसका भी कह सकते हैं फ्रेंचाइज, ठीक है। देन इसके बाद में बहुत सी केंद्रित ग्राम स्थापना की गई। अब 4 केंद्रित ग्राम केंद्र तथा एक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र मिलकर एक केंद्रित ग्राम खंड यानी की विलेज ब्लॉक बनाते हैं। अब इसे केंद्रित ग्राम खंड योजना की विलेज स्कीम का नाम दिया गया। पहले क्या थी, ये सिर्फ केंद्रित ग्राम योजना थी, लेकिन अभी क्या हुआ है ये केंद्रित ग्राम खंड योजना, ठीक है ना। तो ये अपना थर्ड आता है अपना भारत में पशुओं के चारे की समस्या के निदान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। अब चारे की समस्या तो देखिए बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि जैसे ही बरसात खत्म होती है तो वहाँ पर जो चारे की समस्या है बढ़ चढ़कर बोलती है, ठीक है ना। अब चारे की समस्या का समाधान क्या है, साइलेज व हे बनाने के प्रोत्साहन, मतलब साइलेज व क्या एप्रिशिएशन टू साइलेज एंड हे मेकिंग। वर्षा ऋतु में जब बहुतायत में प्राकृतिक घासें उग जाती हैं या कम खर्च में उगाकर इन घासों को संग्रहित कर उनसे हे और साइलेज बनाना चाहिए। साइलेज तथा हे उस समय पशुओं को दिया जाता है जब सामान्यतः चारे का अभाव है। अब मैं आपको एक और इसका एग्जांपल दूंगा। अगर आपने जो ट्रैक्टर फार्मिंग वाला एक गेम आता था, ट्रैक्टर फार्मिंग जो आप लोगों ने अगर खेला हो ट्रैक्टर फार्मिंग करके, तो उसमें क्या होता था, एक गाय जो दूध बेचने वाला भी सिस्टम होता था, ठीक है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा बट आप अभी कभी खेलते होंगे तो आपको पता होगा। उसमें देखिए जब भी क्या होता है, जब फसल कट जाती थी, जैसे अपन ने हार्वेस्टर चलाया, देन उसके बाद में जो नीचे बचा हुआ रहता था उसमें से जो निकलता था उसी टाइप का उसको संरक्षित करके रखा जाता था, मतलब संग्रहित मतलब कि उसको संभाल कर रखा जाता था। जब बरसात चारे कमी होती थी तब वो दिया जाता था। तो इसी प्रकार का साइलेज ये होता है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा चारा होता था तो उसको संग्रहित भूसा का नाम दे सकते हैं अपन इसको कि भैया भूसा एक साइलेज व हे के कैटेगरी का ही है, ठीक है ना। तो वो ये चीज़ है। और इसके बाद में देखिए वन क्षेत्र से घासों का संग्रह। अब वन क्षेत्र से घासों का संग्रह मतलब वही कलेक्शन ऑफ ग्रासेस फ्रॉम फॉरेस्ट एरिया। वन विभाग के अंतर्गत आने वाले वनों में बड़े पैमाने में घासें उगाई जानी चाहिए तथा उचित समय में इन्हें काटकर ही बनाकर सुरक्षित रखना चाहिए। वो दूसरा टाइप से सिस्टम है तो और बेटर तरीके से ये हो सकता है मे भी, ठीक है। और तेलीय खली का प्रयोग, जो कि खर आप नॉर्मली भाषा में हम खर बोलते हैं इसको, खली और खर, ये चापर भी एक वर्ड है, हालांकि खली से अलग है बट काम वही करता है, ठीक है ना। अब आपके लोकल एरिया में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो तेली खली का कोई यूज ऑफ ऑयल केक्स, ये केक्स है जो आप केक्स खाते हैं ना, वो भैंसों का केक्स है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप देखते होगे कि कोई मतलब लड़का या लड़की खाना नहीं खा रहा तो उसको केक खिला दो या केक का झांसा दे के बता दो। तो वही सीन है, अगर भैंस या गाय नहीं खा रही तो उसको केक, उसकी भाषा में मतलब खली, उसको दे दो तो वो खाने लगती है। तो वही सीन है। तो अब ये ट्रोलिंग के लिए वर्ड नहीं होना चाहिए कि मतलब हाँ कोई केक खा रहा है तो ये खली खा रहा है, मतलब भैंस की भाषा। बाकी ठीक है। अब इसके बाद में अधिकतर तेलीय खली का प्रयोग खाद बनाने में होने से पशुओं के लिए दाने की कमी हो जाती है। अब ये सीन क्या है कि जो खाद बनाने में है ना, खली का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। आप नहीं जानते इधर बट मैं जानता हूँ। जैसे खली को अगर गलाकर अपन उसका प्रोसेस करके बनाए तो वो अच्छी उर्वरक वाली खाद बन जाती है। तो उसका प्रयोग होता है, इससे खली की कमी आ रही है, जिससे कि और महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। खली को खाद बनाने में कम तथा पशु खाद्य पदार्थों के लिए अधिक मात्रा में प्रयोग होने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें चारे के अन्य विकल्पों का प्रयोग, जैसे यूज ऑफ अदर ऑप्शन एज अ फूडर, पेड़ों तथा पौधों की पत्तियों भी पशुओं के लिए पौष्टिक आहार होती है। इस श्रेणी में मूंग, कास, सरवेरी, दूब, ये दुबा जो पूजन में काम आती है वही वाली दुबा है, ठीक है। नीम, शीशम, बबूल आदि की पत्तियां, आदि की पत्तियों को चारों के साथ मिलाकर सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देन यहाँ पर है अपना पेज ऊपर चला गया, पता नहीं इसको क्या शौक चल रहा था इस जान से आप, ठीक है। अब पांचवा है अपना मिश्रित कृषि का प्रचलन और प्रैक्टिस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी कि मिश्रित कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें ऐसा फसल चक्र क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए जिससे पशुओं के लिए वर्ष भर चारा मिलता रहे। अब मिश्रित खेती में देखिए क्या है, मिश्रित खेती करने को क्यों बढ़ावा बोला जा रहा है, क्योंकि उससे जो ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जिससे कि चारा है ना वर्ष भर रहता है, तो उससे गायों को फायदा रहेगा। अब मैं आपसे कहूँ कि आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ लीजिए जिससे साल भर इनकम आती रहे, तो आप कहेंगे ये तो बढ़िया है यार भैया। तो वो गाय भैंसों की भाषा में उसे मिश्रित खेती कहते हैं। तो उनके लिए तो है भाई, लेकिन तेरे करियर का कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी आप यही कीजिए, पढ़ाई कीजिए और टाइम रह सकते हैं मेरे यहाँ, ठीक है ना। अपना चौथा क्वेश्चन आता है कि भैया जी भ्रूण स्थानांतरण तकनीक क्या है। कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण स्थानांतरण तकनीक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड इम्बेरियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ठीक है। भारत में कृत्रिम गर्भाधान पर सर्वप्रथम प्रयोग 1930 के दशक के अंत में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित नगर बरेली में
शुरू हुआ था? अगर मैं आपसे परीक्षा में पूछ लूँ कि कृत्रिम और भ्रूण स्थानांतरण तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था, तो ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है क्या सही विकल्प बनाने का? बोलो। तो ये चीज़ है, आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, टीचर ये कभी नहीं बताएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझो थोड़ा बात को मेरे प्यारे मित्रों एवं आरएस फैमिली। ठीक है। इसके बाद 1945-46 में कई क्षेत्र परीक्षण केंद्र यानी फील्ड टेस्टिंग स्टेशन विकसित किए गए। जैसे कि अभी चार्जिंग स्टेशन का विकास हो रहा है, वैसे ही उस समय ये अपना ये टेस्टिंग वगैरह का जो हुआ था। तो ये पटना, इज्जत नगर, बेंगलोर व मोंटगोमरी अब पाकिस्तान में स्थित है। परंतु आजकल देश के विभिन्न भागों में 5500 से ज़्यादा कृत्रिम गर्भाधान केंद्र चल रहे हैं। ठीक है ना, परंतु आजकल देश के विभिन्न चल रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद में आएगा अपना, बट यार पेन क्यों नहीं कर रहा है मेरे भाई, क्या हो गया? हाँ, अभी करेगा। ठीक है। इस दिशा में वीर्य प्रशीतन फ्रीजिंग ऑफ सीमन तकनीक आने के बाद काफ़ी तेज विकास हुआ है। अब ये फ्रीजिंग ऑफ सीमन ये एक वर्ड है, इसका मैं विस्तार से मतलब बताता हूँ, जो कि आप बहुत सारा बता चुके होंगे। वो कहना था अपना वीर्य। ठीक है। और फ्रीजिंग मतलब उसको कई समय तक यूज़ करने के लिए रखने की एक टेक्निक होती है, उसे कहते हैं फ्रीजिंग ऑफ सीमन, कोई कहना। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि शुरू में भारत सरकार द्वारा हसरगट्टा कर्नाटक में केंद्रीय प्रशीतन वीर्य प्रयोगशाला सेंटर फ्रोजन सीमेंट लेबोरेटरी स्थापित की गई। इसके बाद देश में 15 और प्रशीतन केंद्र खुले, परंतु आजकल पूरे देश में 48 वीर्य प्रशीतन केंद्र है सबसे पहले। अब इसका एक और बन सकता है कि भैया केंद्रीय प्रशीतित वीर्य प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी सर्वप्रथम? तो हसरगट्टा कर्नाटक हो जाएगा मेरे भाई, समझो थोड़ा बात को। पांचवा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के योगदान के 4 बिंदु लिखना है। तो पहला है कि दुग्ध उत्पादन। अब इसका मैं आपको क्या कहते हैं डिटेल्ड में समझाता हूँ कैसे। देखिए, मिल्क प्रोडक्शन यानी कि पशुओं से प्राप्त दूध को संपूर्ण आहार कंप्लीट फूड माना गया है। भारत में दूध का प्रयोग दूध, घी, मक्खन, खोआ मतलब होता है आपका जो आप दूध तोड़ना बोलते हैं, जिसे मिठाई बनाना कहते हैं, आपके घर में बनती हुई कभी, तो उससे क्या हो वो जो बनता है ना मावा, उसको खोआ बोलते हैं हमारे में, खोआ। ओके। अब मम्मी के सामने कभी फ्लैक्स मारना, मम्मी इसको खोया बोलते हैं, क्या मावा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? खोआ। ठीक है। अब देन नेक्स्ट आता है हमारा कि रूप में किया जाता है दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत एक अग्रणी देश रहा है। हमारे देश में 1984-85 में दुग्ध उत्पादन लगभग 410 लाख टन था, जो आज लगभग 1000 लाख टन है। देश में दुग्ध व्यवसाय मिल्क इंडस्ट्री करीब 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ये तो और भी ज़्यादा हो गई होगी यार, क्योंकि किताबों में डाटा बहुत पुराना रहता है। आज भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। हमारे देश में दुधारू पशुओं की संख्या विश्व में उपस्थित पशुओं की 23% है। मतलब ऐसा समझिए ये पूरी अपनी गोल पृथ्वी है, इसमें जितने भी पशु हैं उसका जो है 23% जो है भारत में मिल। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा मांस उत्पादन। अब ये तो वैसे अच्छी चीज़ नहीं है, बट आई डोंट नो क्यों पढ़ाया जा रहा है इसको, बट फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि आ रहा है तो पढ़ाना पड़ेगा। मांस उत्पादन, देखिए मांस प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ठीक है। मांस की प्राप्ति अधिकतर शाकाहारी पशुओं से होती है। मांस के लिए भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर आदि मुख्य रूप से पाले जाते हैं। 1980 में पूरे देश में 2800 से वधशालाएं थी, जिनमें 394 लाख पशुओं का प्रति वर्ष वध किया जाता था। मांस की बढ़ती मांग के कारण इनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ी। अब यार ये तो गलत चीज़ है ना यार कि मांस के लिए उनको पाला जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट इसका पढ़ाया भी जा रहा है। एक तो इसको फिर बोलते हैं लोग मांस खा रहे हैं, ये तो गलत चीज़ है भाई, बट क्या कर सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वहाँ ये थोड़ी नहीं लिख के आएंगे एक अच्छी चीज़ है, इसलिए मान लो। ऊन उत्पादन, देखिए वूल प्रोडक्शन, देखिए भारत ऊन उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण देश है। बीकानेर भेड़ों से प्राप्त ऊन का निर्यात इंग्लैंड और अमेरिका के लिए किया जाता है। भेड़ों से प्राप्त होने वाली विदेश आय का अधिकांश भाग चोकला एवं रेम्बले प्रजाति की भेड़ों से होता है। बकरियों से प्रतिवर्ष मोहर एवं पश्मीना मिलता है। इनकी विदेशों में बड़ी मांग है। इनमें से कीमती शाल, कंबल एवं अन्य कीमती कपड़े बनते हैं। विश्व की 25% बकरियां भारत में पाई जाती हैं। हड्डियाँ, ये चलो ठीक है, हड्डियों वाला ऑप्शन क्यों है? क्योंकि मर गया पशु, उसकी हड्डियों का तो विसर्जन तो नहीं किया जा सकता, तो ठीक है भाई, इसमें ले सकते हैं। हड्डियाँ, बोन्स यानी मरने के पश्चात पशुओं से प्राप्त हड्डियों का काफी महत्व है। हड्डियों का उपयोग अस्थि चूर्ण के रूप में उर्वरक एवं खनिज मिश्रणों मिनरल मिक्सचर में किया जाता है। भारत से हड्डियों का अच्छी मात्रा में निर्यात किया जाता है, जिससे विदेश मुद्रा प्राप्त होती है। ये फिर आ गया यार, पता नहीं इसकी टिकट क्या हो गया। अरे भाई कितनी ऊपर चली गई। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। चर्म एवं खाल। चर्म एवं खाल इसके नैन लिए था। गाय, भैंस, ऊँट, घोड़े आदि एवं अन्य बड़े पशुओं का बाह्य आवरण चर्म कहलाता है। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि चर्म किसे कहते हैं।
गाय भैंस की चमड़ी को चर्म कहते हैं, ठीक है ना। तथा भेड़ बकरी और छोटे पशुओं का बाह्य आवरण खाल कहलाती है। विश्व में उत्पन्न खालों का 10% भाग हमारे देश में उत्पन्न होता है, मतलब वर्ल्ड वाइड में ओनली 10% जो है हमारे देश से प्राप्त होता है, ठीक है। इन पशुओं से प्राप्त चर्म एवं खाल से बेल्ट, अटैचियाँ, जूते, बैग, मशक, ढोला, लगाड़े आदि बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनसे बेशकीमती गर्म कपड़े व जैकेट भी बनते हैं। पशुधन द्वारा प्राप्त उत्पादों में चर्म उत्पादों के निर्यात से हमें सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-3 है, ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट वीडियो बहुत लंबी है, बट मैंने आपको जैसे बताया था कि 30 to 40 मिनट्स की अपनी वीडियो रहेगी, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करना मैं उस पर्पज से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको 249 में वो वैल्यू दे रहा हूँ जो आपके टीचर्स कभी नहीं देंगे और जो कि घर बैठे आपको मिल रही है। हालांकि मुझे पता है कि कोचिंग जाने से अपना टाइम यूटिलाइज होता है और अपन मतलब कि और सब काम से बचकर थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, बट जो सच में पढ़ रहा है, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप 11 में कोचिंग ज्वाइन मत कीजिए जिनके पास पैसे नहीं है 4-4, 5-5 या 10-10 हज़ार रुपये खर्च करने की, तो आप 249 स्पेंड कर सकते हैं मेरे भाई। समझा करो, अपनी गरीबी को समझो, 249 का कोर्स ले लो, IMSMD का मेंबर बनो, ठीक है। अब पशुधन का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, विवेचना कीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूध, अपना घी, मांस, चमड़ी और सब कुछ गाय भैंसों से मिल रहा है, ठीक है ना। तो फिर भी पढ़ेंगे ज़्यादा। अब देखिए, पशुधन हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2001-2 के देख रहा है, ये 2001 और 2, ये अभी 2024 चला, कितना पुराना डेटा बताया जा रहा है कि तो किताबों में, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि हम किताबें पढ़ रहे हैं तो हम करंट में चल रहे हैं, नहीं भाई, समझो बातों को। 2001-2 के अनुसार देश के कुल GDP यानी कि 1258 पॉइंट है, ये ऐसे क्या लगाया जाएगा, सही ये टाइपराइटर को बोलना पड़ेगा, ठीक है। 1258 बिलियन रुपए में पशुधन का योगदान 5 से 9% है, परंतु कृषि से प्राप्त कुल GDP 305 से 364 बिलियन रुपए में पशुधन का योगदान 24% है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहाँ काफ़ी 80% जनता कृषि व्यवसाय से अपनी जीविका चला रही है। पशुधन का कृषि व्यवसाय से अन्योन्याश्रय संबंध है। पशु न केवल कृषि कार्य में हल चलाने तथा कृषि संबंधित सामान एवं कृषि उत्पाद ढोने के लिए प्रयोग आते हैं, बल्कि पशुओं से प्राप्त गोबर को सर्वोत्तम जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। पशुधन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। इनमें से प्राप्त उत्पाद जैसे दूध, दही, मक्खन, अंडे, मांस, चमड़ा एवं ऊन को बेचकर आय प्राप्त की जाती है। इस प्रकार पशुधन बेरोजगारी समाप्त करने में सहायक है तथा ग्रामीण इलाकों में लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने तथा जीवन स्तर को उच्चतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश पशुपालन एवं मुर्गी पालन के क्षेत्र में सबसे धनी राज्य माना जाता है। मध्य प्रदेश अपना भाई, जो अगर मध्य प्रदेश है तो गर्व होना चाहिए, तो होना चाहिए, मतलब हवा में नहीं उड़ना है, बाकी प्राउड होना है, ठीक है, ओके। सन 2002 की पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में पशुओं की संख्या 4.88 करोड़ है, जिसमें बकरियों की संख्या सबसे अधिक है। राजस्थान का शुष्क एवं पटरी भाग प्राचीन काल से ही भेड़ व बकरी पालन में अग्रणी रहा है, मतलब आगे रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं एवं उनसे प्राप्त होने वाले उत्पाद का महत्व है। दुग्ध उत्पादन भी क्या पढ़ चुके हैं ऊपर, पशुओं से प्राप्त दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, तो मे भी इसको मैं दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसमें एन पॉइंट बता दो। हमारे देश में 1983 में दूध उत्पादन हुआ 1000 टन, ये वही है यार सेम चीज, तो मे भी इसको। परंतु दुख की बात यह है कि दुग्ध उत्पादन विश्व के दुग्ध उत्पादन का मात्र 14% ही है। अच्छा, ये लाइन अपनी काम की लग रही है। आज भारत सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, ठीक है, ये बात सही है। तो अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है, भारत है, ठीक है। अभी यहाँ पर परंतु दुख की बात यह है कि दुग्ध उत्पादन विश्व के दुग्ध उत्पादन का मात्र 14% ही है। ओके, देन हमारा आता है मांस उत्पादन यानी मीट प्रोडक्शन। मांस प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, सोर्स माना जाता है। मांस की प्राप्ति अधिकतर शाकाहारी पशुओं से होती है। मांस के लिए भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, ये वही सेम चीज़ है यार। ऊन उत्पादन, हड्डियाँ, चर्म एवं खाल, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है। हाँ, ये यहाँ से थोड़ा नया है तो इसको पढ़ लेते हैं। सींग तथा खुर। अब सींग तथा खुर क्या है, कि सींग और खुर हॉर्न और पशुओं के मरने के बाद उनसे प्राप्त उत्पादों में सींग एवं खुर का तीसरा स्थान है। इनका उपयोग मुख्यतः बटन, कंघी, चाकू के हत्थे, उर्वरक, प्लास्टर तथा प्लास्टिक के सांचे बनाने में किया जाता है। तो ये इनका उपयोग है सींग और खुर यानी कि जो पैर के खुर होते हैं उनका और सींग का, ठीक है ना, ये दो चीज़ें हैं। अब इसके बाद में चर्बी यानी फैट। पशुओं के मरने के पश्चात उनसे प्राप्त चर्बी से मुख्यतः मोमबत्ती, ग्रीस, साबुन आदि बनते हैं। तो देन इसके बाद में आता है विभिन्न प्रकार के वैक्सीन निर्माण। विभिन्न प्रकार के वैक्सीन निर्माण में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन। पशु रोगों के संक्रमण से मुक्ति एवं उपचार के लिए पशुओं से ही वैक्सीन व सीरम तैयार किए जाते हैं। जो वैक्सीन वगैरह रहती हैं जिनमें बीमारियों में काम आती हैं, वो भी जो है पशुओं के जो पशुओं के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वैक्सीन का सर्वाधिक निर्माण भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर में बरेली में होता है, ठीक है। यहाँ लगभग 40 से अधिक प्रकार की वैक्सीन व औषधियाँ बनाई जाती हैं। पशु वैक्सीन में मुख्य है पशु प्लेग,
गलघोंटू, लंगड़ी, गिल्टी रोग, कट और विसोचिका रोग आदि। ठीक है, तो ये जो मुख्य रोग हैं जो कि शामिल हैं जो पशु वैक्सीन में मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय में वृद्धि, क्योंकि अभी जो पशु है वो राष्ट्रीय जो आय होती है जिसको जीडीपी में बोलते हैं हम, उसमें भी योगदान अपना देते हैं। कैसे देते हैं देखिए, पशुओं से प्राप्त उपरोक्त कच्चे माल का परिष्कृत करने के पश्चात उनसे विभिन्न बेशकीमती उत्पाद बनाकर अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीय कुल वार्षिक आय 20% हमें पशुधन से प्राप्त होती है, मतलब टोटल जीडीपी का 20% तो ओनली पशुधन से ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देन इसके बाद में रोजगार की प्राप्ति होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पशुधन से प्राप्त कच्चे माल से दूध, घी, चमड़ा, मांस, कपड़ा आदि कई उद्योग चलाए जाते हैं जिनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसा पशुधन से जुड़े उद्योग रोजगार प्रदान करने में अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, देन इसके बाद में कृषि का कार्य व यातायात में उपयोग, यूज इन एग्रीकल्चर वर्क एंड ट्रांसपोर्ट। भारतीय कृषि जो कि औजार पर कम आश्रित, लो मैकेनाइज्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कार्य पशु द्वारा ही लिया जाता है। हल चलाने में बैल, ऊँट एवं भैंसा उपयोग में लाए जाते हैं। वहीं इनका उपयोग बैलगाड़ी के रूप में विभिन्न कृषि उत्पादों, बीजों एवं खाद ढोने के लिए किया जाता है। अभी ये देख रहा है डेटा कब का है, ये मतलब 2000 के आसपास का है, क्योंकि आई थिंक मैंने जहाँ तक देखा है 2000 के बाद 2 ट्रैक्टर का उपयोग आ चुका था, और मतलब मोस्टली जो है सभी 2010 तक जो है सभी के पास आ चुका था। तो अपन अभी से 15 साल पुराना डेटा पढ़ना है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। अभी इसके बाद में क्या है देखिए, घोड़ा, बैल, खच्चर आदि का उपयोग विभिन्न वाहनों में किया जाता है जो पथरीले तथा पहाड़ी भागों में यातायात के एकमात्र साधन है। भारतवर्ष में 1980 की गणना के अनुसार पशुधन संबंधी प्राप्त जानकारी को निम्नलिखित दर्शाया गया है। 1990 की जो है ये गणना दिखाई जा रही है, जो कि 2024 से लगभग 34 ईयर्स पीछे की है। इसमें से पहला है पशुधन से प्राप्त अपने मात्राएं जो बताई गई हैं, पशुधन से प्राप्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा। ठीक है, तो उसमें से पहला है कि अपना ओके, तो पहला है अपना दूध। तो दूध कितना होता है अपने इधर 5.5 करोड़ टन जो दूध है होता है अपने इधर, कहाँ से, पशुओं से प्राप्त होता है। देन सेकंड है अपना चमड़ा, 2.7 करोड़ टन जो है मात्रा चमड़े की जो पशु से प्राप्त हो रही है, और ऊन जो है 5.5 करोड़ किलोग्राम है। देन अभी खाद जो है 45 करोड़ टन है। देन इसके बाद मांस जो है, मांस 45 करोड़ टन है, क्योंकि अपने पशुओं से जो प्राप्त मात्रा है, तो समझ रहे हैं कितनी चीज़ें जो है अपनी को पशुओं से अभी प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, 6 है कि पशु श्रम, तो 5600 करोड़ किलो वाट घंटा जो कि पशु श्रम से प्राप्त होता है। अब ये वार्षिक आय में जो योगदान देते हैं वो अलग है। जैसे दूध हो गया 25,750 करोड़ रुपये में है अपनी, है ना। चमड़ा 1000 हो गया, और ऊन 2200 हो गई। खाद का अपना 5000 है, और मांस का जो है 8000 है। तो मतलब मांस का यहाँ सबसे पहले मांस का है, देन इसके बाद में दूध के बाद में मांस का है, और फिर खाद का आ रहा है। ठीक है, और तीसरा जो लास्ट है वो है पशु श्रम का है। ठीक है, तो हमारे देश में पशुओं की इतनी अधिक संख्या होते हुए भी यथोचित राष्ट्रीय आय नहीं प्राप्त होने के निम्नलिखित कारण है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारे देश में इतनी सारी सुविधाएं हैं, पशुएं हैं, फिर भी हमारा जो है राष्ट्रीय आय प्राप्त नहीं हो पा रही है इससे। तो इसका रीज़न भी यहाँ लिखा हुआ है, अनुत्पादक पशुओं का उन्नत अनुपात अधिक होना। मतलब जो वो पशु है जो कोई काम के नहीं है, उनका जो है अनुपात बहुत अधिक है। और देन इसके बाद में पशुओं की उन्नत किस्मों की कमी। तो पशुओं की जो उन्नत किस्म है, मतलब कि जैसे भैंसों में, गायों में चलती है, मारवाड़ी चलती है, देसी गाय चलती है, तो इनमें से कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, तो उनकी कमी है, उसके कारण भी ये अभाव है। यानी पौष्टिक खाद्य पदार्थों का अभाव। अभी क्या है अपना चौथा पॉइंट है, पशुओं में होने वाली बीमारियों में अनभिज्ञता एवं समुचित चिकित्सा सुविधाओं की कमी। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये भी प्रॉब्लम है कि जो है उनका जो चिकित्सा है, उनको जो बीमारियां हो रही हैं उनका सही इलाज, प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना। और देन इसके बाद है भारतवर्ष लगभग उष्ण कटिबंध में आता है। गर्मी एवं उच्च आर्द्रता होने के कारण यहाँ की जलवायु दुधारू पशुओं और उन्नत किस्म के ऊन प्रदान करने वाले पशुओं के लिए सहायक नहीं है। तो मतलब क्या है, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वो टेम्परेचर एक मेंटेनेंस वाली चीज़ होती है, तो जो अच्छी किस्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाती यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखा होगा अपना विदेशों में बहुत सारे डेयरी फार्म चल रहा है अच्छी हसीन कम, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, वो रीज़न यही है। ठीक है, देन इसके बाद में आता है भारत में पशुओं की दयनीय स्थिति के कारण एवं उन्हें उन्नत बनाने के विस्तार से समझाइए। देखिए दयनीय स्थिति और उन्हें उन्नत बनाने के लिए क्या प्रयास। देखिए भारत में हीन दशा के कारण तो देखिए क्या है कि कुप्रबंध, आर्थिक, सामाजिक दशा, वैज्ञानिक सोच की कमी आदि कुछ ऐसे कारण हैं जो पशुओं की हीन दशा के लिए जिम्मेदार है। भारत में पशुओं की हीन दशा निम्नलिखित कारण है। ठीक है, कारण ये क्यों है कि देखिए आर्थिक, सामाजिक और कुप्रबंध, मतलब प्रबंध अच्छा नहीं है, वैज्ञानिक सोच जो भी है वो एक ये मेन पॉइंट है अपने। ठीक है, इसके बाद में आता है नस्ल सुधार संबंधी जागरूकता एवं प्रबंधन का अभाव। नस्ल सुधार वही मैंने आपको बताया कि अच्छी किस्म की गाय, दूध, भैंस सब। ठीक है, किसानों की निर्धनता ये एक मेन कारण है। अनुप्रयोगी पशुओं की अधिकता वही मैंने बताया था जिनका काम नहीं हो जाता है। अच्छे चारे एवं पौष्टिक तत्व की आहार, बरसात जाने के बाद में
सूखा ही सूखा है भैया, तो वो एक कमी है। गौवंश की अपेक्षा, गौवंश मतलब गाय ज़्यादा नहीं है, ठीक है, उसकी अपेक्षा हो रही है। अच्छे चारे एवं पौष्टिक तत्व की कमी और कुप्रबंधन यानी प्रबंधन ढंग से नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एवं रोगों के उपचार की अपेक्षा, मतलब स्वास्थ्य वही चिकित्सा वाला पॉइंट है। और संतुलित एवं उपयुक्त आहार की कमी, मतलब कि उनको सही मात्रा में और अच्छा आहार नहीं मिल पा रहा है। पशुओं की रोगग्रस्तता, मतलब चिकित्सा नहीं है तो फिर पशु बीमार तो होंगे ही, तो उनका इलाज नहीं हो पा रहा। गौवंश का विरोध, गाय का विरोध क्यों हो रहा है यार, ये तो पॉइंट वैलिड नहीं है। अगर गौवंश की हत्या बोलते तो ये कारण हो सकता था, बाकी गौवंश का विरोध तो बाकी ये है। हाँ, ये एक पॉइंट हो सकता है कि गायों को प्रोपर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो फिर मतलब बिकती नहीं है। वो भी हमारा समाज ही जिम्मेदार है उसके लिए भी, क्योंकि भैंसों का क्या है कि जो काटने वाले ले जाते हैं, या जो बहुत सारी वो है, तो वो एक सीन है। गायों का ये सब बैन है, तो उस चक्कर में भी ये हो सकता है, ठीक है ना। पशुओं की दशा सुधारने के उपाय क्या है भैया? तो पशुओं की दशा सुधारने के लिए सबसे आवश्यक है पशुपालन को व्यवसाय के तौर पर अपनाना, मतलब कि दूध बेचो, डेयरी। अरे अभी डेयरी का भी सीन क्या है कि यार अभी दूध उस रेट पे जा ही नहीं पा रहा है कि मतलब किसानों को क्या, ये सभी सिस्टम टाइप से बन जाता है यार अपने इधर, कि भाई सभी को पैसे कमाने हैं, जो मेन बेस है उसको पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो सभी क्या कर सकते हैं। इसे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना, इसके लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अब मैं इसको एक दूध का एक और पॉइंट समझाता हूँ। आप बाजार में दूध लेने जाएंगे, वहाँ आपको मिलेगा 60 रुपये लीटर का, और जो डेयरी पर किसानों का जो दूध दिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 40 रुपये लीटर, 35 रुपये लीटर, 45, बहुत रेयर कंडीशन में कि 50 रुपये लीटर। तो ये 60 तो मैंने एवरेज बताया आपको, एवरेज 80 तक जा रहा है, क्योंकि हम बाजार में अभी शिफ्ट, मतलब मैं अकेला रह रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि भाई अगर तुम 60 रुपये का दूध अगर बेच रहे हो, तो डायरेक्ट किसान से किसान से कितने का लो, तुम 55 का लो, ठीक है, इतना में नहीं पड़ पा रहा, 10 रुपये लीटर कमाना है, तो आपका हजार लीटर, आप 100 लीटर दूध ला रहे हो, प्लस इंटू 10 का मार्जिन करोगे तो आप मतलब कि 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो एक दिन का, ठीक है। 100 लीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है बाजार में, तो वही आप थोड़ा सा कम कर लो भाई, 5,000 दिन का कमा रहे हो, देखिए किसान कोई सोचता नहीं है ना दूसरों के बारे में, समस्या ये है, तो वो एक प्रॉब्लम है। क्या कर सकते हैं, समाज ही ऐसा है यार, ठीक है। देन इसके बाद में आता है हमारा पशुपालन के लिए उन्नत नस्ल की गाय तथा भैंसों का चयन करना चाहिए, तथा अपनी गाय को उन्नत नस्ल की विदेशी सांडों से गर्भित कराना चाहिए। नस्ल सुधार केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, ठीक है। चारा गृह संबंधित प्रबंध होने चाहिए, चारे का प्रबंध, हरे चारे की व्यवस्था, पशुओं के लिए उन्नत राशन की व्यवस्था, पशु स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, समतल रोगों की रोकथाम की व्यवस्था, नस्ल सुधार प्रयास के दौरान अपने देश की तथा स्थानीय दुधारी नस्लों का चयन करना चाहिए। अच्छी एवं दुधारी नस्लों का आयात किया जाना चाहिए। दुधारी पशुओं के लिए अलग से अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए। पशुपालकों को समय समय पर उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। पशु संबंधी नई तकनीकों से पशुपालकों को अवगत कराना चाहिए। प्रचार माध्यम से ये काम आसान हो सकता है। हालांकि ये डेटा बहुत पुराना है, बट काम तो अभी भी है। तो अगर आप अच्छे मुकाम पर पहुँचें या फिर आप सक्षम हो, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक गौशाला जरूर अपने उसमें डालें, अपने काम में, जिससे आप अगर ज़्यादा नहीं, अगर 100 पशुओं का भी आप देखभाल का खर्चा उठा पा रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर रहे हैं, वो जॉब से अगर जॉब करना है तो थोड़ा बहुत जो हो सके वो गोदाम में जरूर दीजिएगा। और अगर आप कैपेबल हैं तो आप एक जरूर खुलवाइएगा। अगर मैं कभी कैपेबल होता हूँ तो आप जरूर खुलवाऊँगा, और उसका नाम एज यू नो क्या होगा वो तो आपको ही पता है। नहीं, RMS फैमिली है तो नाम भी यही होगा, ठीक है ना। अब जो आगे होगा वो समझेंगे यार, बट अभी तो ठीक है। अतः पान पर पशुपालन अधिक लाभदायक ये अच्छा ये स्टार्टिंग हुआ है अभी तो। पान पर पाले जाने वाले पशुओं का महत्व लिखना है। पान पर पाले जाने वाले पशुओं से एडवांटेज और अनमेनपल्स। कृषि एवं पशुपालन का अनिश्चित संबंध है। कृषि कार्य के लिए पशु आवश्यक है, तो पशु के लिए कृषि उत्पाद चारा आदि। अतः फार्म पर पशुपालन से लाभदायक होता है। फार्म पर पशुपालन से निम्नलिखित लाभ है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी डेफिनेशन, बट छोटी थी, अभी बड़ी पढ़ना है, ठीक है। फार्मिंग के उत्पादों का अधिकाधिक सदुपयोग। मैं सिंपल फंडा आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए, अरे भाई ये अपना फर्म है, क्या हो रहा है यार, ये अरे मेरे यार समस्या तो ज़्यादा बड़ी। हाँ ठीक है, अभी मैं सिंपल फंडा आपको छोटी सी लाइन में इसका पूरा मतलब समझाता हूँ, फिर आप अपन पढ़ेंगे इसमें क्या सीन क्या है। सही है, ऐसा भी देता है क्या? चलो ठीक है, तो अभी अपन ये चीज़ करते हैं। ओके ठीक है, अरे भाई ठीक है ना भाई। हाँ, ये अपना एक फर्म है, और यहाँ पर एक मतलब आप 1 एकड़ की जगह है। अब यहाँ पर इसका घर बना हुआ है, इधर खेती है, इधर अपना अनाज वगैरह है, यहाँ पर पशुपालन है। तो ये क्या है, खेती है, खेती से अपने 4 बच्चे को पशुपालन पर जाएगा। इधर से अगर वो चाहे तो और चारा हो सकता है, इधर दूध डेयरी फार्म वगैरह, और यहाँ से निराश। तो फार्म पर क्या होता है कि थोड़ा बेस्ट जो चीज़ें मिल पाती है वो होती है। पशुओं के लिए सस्ता एवं अच्छा चारा के रूप में वर्षभर उपलब्ध रहता है, जो मैंने बताया ये वाला पॉइंट, ठीक है। क्योंकि पशु अन्य पशुओं से अलग पाले जाते हैं, अतः पशुओं में संक्रमण रोग फैलने की बीमारी कमी होती है। अब जब ये अलग ही इनका सेटअप है, तो